to lecture number 4 of Contract Act 2000 Contract Act 1872। लास्ट लेक्चर तक अपन ने देख लिया था कंसिडरेशन क्या होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स अपन ने देख लिए थे, फ्री कंसेंट वगैरह तक अपन ना पूरा टॉपिक निमट चुका था। अब आओ साहब अगला टॉपिक सेक्शन नंबर 23। ये सेक्शंस भी याद करना है, लिस्ट में कंटिन्यूटी में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 21-22 तो याद था ही अपन को। सेक्शन नंबर 23 लाइबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, और 25 सेक्शन है उसका विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन का। अब देखो हेडिंग सर्कमस्टांसेस जिस इन विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव या फिर जिस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट ही क्या मान लिया जाएगा, अनलॉफुल। और आपको पता है अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है, वॉइड। पर किस किस केस के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन अनलॉफुल बनेगा। पहला, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ। आपने कोई ऐसा काम करने के लिए एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर लॉ के अंदर साफ साफ मना है, यानी लॉ के अगेंस्ट जाके अगर कुछ आप काम करने का अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो ऐसा एग्रीमेंट ही क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। एग्रीमेंट विच डिफेक्ट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। आपने जो कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है दो पार्टीज़ के बीच में, आपको पता है एग्रीमेंट हुआ, अभी तक एग्रीमेंट वर्ड आया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एग्रीमेंट। दो पार्टीज़ के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसको अगर परमिशन दे दी जाए तो वो आगे जाके आपका लॉ के किसी प्रोविज़न को डिफेक्ट कर सकता है, मना कर सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरा नहीं होने देना चाहिए। दोनों में ध्यान देना। पहला तो था एग्रीमेंट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ, कोई भी आपने ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसको लॉ के अंदर क्लियर मना कर रखा है। दूसरा, आपको ऐसा एग्रीमेंट करना चाह रहे हो जिसको अगर पूरा कर दिया गया तो लॉ के अंदर दिक्कत आ सकती है। तीसरा, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए किया गया एक्ट, यानी किसी थर्ड पार्टी को धोखा देने के लिए किया गया एक्ट। चौथा, आपको ऐसा एग्रीमेंट करना चाह रहे हो जिससे किसी दूसरे पार्टी को या उस पर्सन को, या तो उस पार्टी को खुद को या उस पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचने का चांसेस है। इमोरल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाके अगर आप कोई काम कर रहे हो, यानी आपको ऐसा काम कर रहे हो जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जिसको काम को नहीं करना चाहिए, तो ऐसे केस के अंदर आपका कंसिडरेशन ही क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन का ऑब्जेक्टिव या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। तो फटाफट से एक बार देखना किन किन केस के अंदर, किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा, किस किस केस में अनलॉफुल माना जाएगा जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, अनलॉफुल कब कब माना जाएगा, जब आप पहले बात तो आपको ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। दूसरा, आपने एग्रीमेंट अभी तक किया नहीं है लेकिन एग्रीमेंट करना चाह रहे हो और ऐसा एग्रीमेंट करना चाह रहे हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तीसरा, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए किया गया एक्ट। और चौथा, आपको ऐसा एक्ट करना चाह रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट करना चाह रहे हो जिससे किसी दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी को या उसको खुद को नुकसान पहुंचने के चांसेस हो, ऐसा एग्रीमेंट। और लास्ट, आपको ऐसा एग्रीमेंट करना चाह रहे हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या माने जाते हैं, अनलॉफुल। अब डाउट आता है सर कि कौन कौन से काम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद करनी है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद करनी है। ध्यान रखना, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाने वाले एग्रीमेंट के नाम या फिर अनलॉफुल एग्रीमेंट के नाम या फिर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को अनलॉफुल माना जाएगा, केवल हेडिंग याद करनी है। पहला, ट्रेडिंग विथ एनिमी। अगर आप अपने दुश्मन देश के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। जैसे इंडिया वाला पर्सन को पाकिस्तान के बंदे के साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो क्या वो कर सकता है क्या, यस कर तो सकता है। पर अगर आपका इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और उस वॉर के अंदर अगर आप उससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो अब वॉर के दौरान तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। सेकंड, एग्रीमेंट फॉर स्टिफिंग प्रोक्यूशंस, यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट। एग्जांपल देखो, मिस्टर ए को पता है कि बी ने कमिट किया है एक मर्डर, ऑब्टेनिंग ए प्रॉमिस फ्रॉम बी टू पे हिम 20,000 इन कंसिडरेशन टू नॉट एक्सपोजिंग बी, दिस इज़ द शिफ्टिंग ऑफ प्रोसिक्यूशंस एंड एग्रीमेंट इज़ इनलीगल एंड वॉइड। इसको मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, कभी कोई क्राइम कर देता है, क्राइम में तो आपका कोई रोल नहीं था लेकिन सबूत छिपाने में आपका रोल आ गया। नहीं देखा है क्या आपने बहुत सारी मूवीज़ में, अगर कोई बंदा पुलिस को काम करने में रोक टोक करता है, सबूत छिपाने की कोशिश करता है या जानबूझ के कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से ओरिजिनल क्रिमिनल सामने नहीं आ पाता है, तो इस केस में जो काम उसने किया है वो भी कौन सा माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। जैसे ए को पता था कि बी ने किसी का मर्डर किया है लेकिन बी ए को 20,000 रुपये दे रहा है और कह रहा है कि तू किसी को बताना मत, और दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया। क्या बताओ, दो पार्टी थी, यस। क्या कंसिडरेशन था, यस। क्या कुछ काम करने का एग्रीमेंट था, यस। सारी बातें पूरी है लेकिन क्या ऐसा एग्रीमेंट पूरा किया जाएगा, नहीं, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तीसरा, एग्रीमेंट टू वेरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन के अगेंस्ट जाके अगर आपने काम किया, मतलब टाइम पीरियड की लिमिटेशन का कोई एग्रीमेंट था जिसके अंदर टाइम पीरियड का बाउंडेशन है,
तो टाइम पीरियड के बाउंडेशन वाला एग्रीमेंट भी क्या माना जाएगा आपका, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। अगला शानदार, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, किसी की शादी तोड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। देखो शादी करना हर बंदे का राइट होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा काम कर रहे हो जैसे दूसरे बंदे की शादी टूट रही है, या आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की शादी तोड़वानी है, तो ऐसा काम भी आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। वापस एक बात वापस बता दूं, इनके अंदर आपको डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन सुनो पहले मेरा। क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रीटेड एज ए अनलॉफुल, या व्हाट आर द एग्रीमेंट्स आर ट्रीटेड एज ए अनलॉफुल, या इन विच केसेस ऑब्जेक्टिव ऑफ ए एग्रीमेंट आर ट्रीटेड एज ए अनलॉफुल। अब आंसर क्या लिखेंगे, अनलॉफुल कब कब माना जाएगा, पहला एग्रीमेंट ही गलत था, दूसरा अगर परमिशन दे दी तो एग्रीमेंट गलत हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट हो गया, और चौथा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट किया है, और पांचवा क्या था, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। अब पब्लिक पॉलिसी की कितने टाइप हो वो टाइप अपन पढ़ रहे हैं। जैसे पहला अपन ने पढ़ा एनिमी कंट्री के साथ डील करना, दूसरा फिर अपन ने पढ़ा कि वो सबूत छिपाने की कोशिश करना, गलत काम करना, तीसरा टाइम लिमिटेशन का था, चौथा आपका मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट आ गया। आगे टैरिफ रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसर्स, एन एग्रीमेंट को टैरिफ इन द पब्लिक ऑफिस इज अपोज टू द पब्लिक ऑफिस। इसको ऐसे समझो कि जैसे आपका कोई पब्लिक सर्वेंट था, वो पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, कमीशन ले रहा है, अपना रिश्वत ले रहा है, क्या ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है? यस, बिल्कुल अगेंस्ट है। क्या उसका ऐसा काम करना कानून की नज़र में अनलॉफुल माना जाएगा? यस। अरे एग्जाम्पल, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं क्या पब्लिक सर्वेंट है ना, क्या उनको ऐसा काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑटोमेटिक सैलरी दे रही है? पर गवर्नमेंट की सैलरी के अलावा भी वो पब्लिक से रिश्वत ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हुआ नहीं हुआ? यस। अगला, एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोजिंग टू द ड्यूटी, किसी के काम के अगेंस्ट इंटरेस्ट क्रिएट करना, ऐसा एग्रीमेंट भी अनलॉफुल माना जाएगा। एग्रीमेंट किसी के मैरिटल स्टेटस को इंटरफेयर कर रहा है, पहला क्या था, किसी की शादी में रोक टोक करना, एग्रीमेंट गलत माना जाएगा, अनलॉफुल। पॉइंट नंबर 7, ऑलरेडी किसी की शादी हो चुकी है, अब ऐसी शादी में इंटरफेयर करने वाला, उसके मैरिटल स्टेटस को इफेक्ट देने वाला एग्रीमेंट भी क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्शन टू द पेरेंशियल राइट, आपको अपने राइट लेने में, अरे पता है हर इंसान का राइट होता है इंडिया के अंदर कि वो आराम से अपनी इच्छा से फ्रीडम से कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के राइट्स के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, या किसी पर्सन के आप बेसिक राइट्स को छीनने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसा काम भी आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। ओके, तो बस आपको इनके नाम याद करना है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट के। तो ध्यान रखना, अभी अपन ने हेडिंग क्या पढ़ी कि अपने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कंसिडरेशन, कौन कौन से एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे आपके, अनलॉफुल। अब आओ साहब आगे, अगला आ रहा है कौन कौन से एग्रीमेंट ही क्या माने जाएंगे, वॉइड। क्वेश्चन देखो बेटा, सीधा सीधा उठ के आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा, कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट अनलॉफुल माने जाएंगे। सिर्फ हेडिंग याद करनी है। एग्रीमेंट वॉइड कब बनेगा, और वॉइड एग्रीमेंट को क्या पूरा किया जा सकता है क्या? नहीं। अपन पता है फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं डिफाइन इसकी, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अरे वॉइड एग्रीमेंट तो स्टार्टिंग से वॉइड होता है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो वैलिड था, लेकिन बाद में किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या हो गया, वॉइड। ना तो वॉइड एग्रीमेंट को पूरा किया जा सकता है, ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है। सिर्फ हेडिंग याद कर लो। इन केस के अंदर अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आ भी जाए, तो इन केस के अंदर आपका एग्रीमेंट ही क्या बन जाएगा, वॉइड। पहला, अगर एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टी, अगर आपने किसी माइनर के साथ, पागल आदमी के साथ या इनकम्पिटेंट पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है, तो ऐसा एग्रीमेंट ही कैसा माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, अरे दोनों पार्टी को पता था कि गलती में है, फिर भी दोनों पार्टी उस चीज़ के रिगार्डिंग एग्रीमेंट कर रही है, तो ऐसा एग्रीमेंट ही क्या माना जाएगा, वॉइड। याद आ रहा है मिस्टेक का सेक्शन नंबर 21। ओके, अगला, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव विच इज़ अनलॉफुल, अभी ऊपर पढ़ क्या है, अनलॉफुल वाला, तो अनलॉफुल में भी क्या माना जाएगा, वॉइड। चौथा, एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल इन पार्ट, थर्ड कह रहा है कि पूरा ही अनलॉफुल था, चौथा कह रहा है पूरा अनलॉफुल नहीं था, उसका कुछ पार्ट अनलॉफुल था, तब भी भैया उसे एग्रीमेंट को तो वॉइड ही माना जाएगा। जैसे आपने काम कर रहे हो जो लीगल है, लेकिन काम करने में जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा किसी इलीगल तरीके से कमाया गया है, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन, इसको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि वो एक्सेप्शन के अंदर कवर ना हो। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी तोड़ाने में और किसी के बिजनेस में इंटरफेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या माना जाएगा,
वॉइड। अरे आप किसी के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हर पर्सन को राइट है बिजनेस करने का, लेकिन अगर आपने किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है कि उसके बिजनेस में इंटरफेयर करना है तो ऐसा एग्रीमेंट भी कौन सा माना जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। किसी की शादी में इंटरफेयर करने का एग्रीमेंट भी क्या माना जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। ओके। लीगल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करने का एग्रीमेंट भी क्या माना जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। अरे वही कोर्ट केस, कानून, मैटर छिपाना वगैरह, ये सारी बातें थी। तो अभी 2 मिनट के लिए आराम से वीडियो पॉज करके मेरी बात सुनना। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो 2 बातें। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अनलॉफुल कहाँ ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हो जाता है या कंसिडरेशन क्या बन जाता है? अनलॉफुल। वो पाँचों कैसे याद आ गए? पब्लिक पॉलिसी रिवाइज कर लेना, सिर्फ हेडिंग याद कर लो, कुछ नहीं पढ़ना आगे इसके अलावा। और अब अपना कहाँ वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट बनने के कैसे सारे, आधे से ज़्यादा तो अनलॉफुल वाले नीचे उतर रहे हैं। और वॉइड एग्रीमेंट में एक बात लिख के आना, वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से वॉइड होता है, जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग के टाइम तो वैलिड होता है, लेकिन बाद में किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या बन जाता है? वॉइड। अब आ रहा है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेगरिंग एग्रीमेंट। डिटेल में पढ़ना पूरा। वेगरिंग एग्रीमेंट मीनिंग क्या होता है? वेगरिंग में डिफाइन एज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 parties to the effect that if a given in an uncertain event is determined in one way, one of them shall pay certain sum of money to other and is determined by the other way, later shall pay to the former। देखो इसेंशियल करेक्टरिस्टिक देखो, फिर इसको पूरे को समझा रहा हूँ। इट रिलेट टू प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। द प्रॉमिस में बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। ईच पार्टी मस्ट स्टैंड इक्वली टू विन और लॉस। द प्रॉमिस मस्ट हैव बीन विद द इंटेंशन टू गैम्बलिंग। ध्यान से समझना, ये आपको आता है। वेगरिंग एग्रीमेंट आपको आता है, समझना कैसे। वेगरिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर 2 पार्टी किसी ऐसे टॉपिक पे, किसी ऐसे सब्जेक्ट पे, किसी ऐसे मैटर के ऊपर एग्रीमेंट करती है जो कि अभी अनसर्टेन है, यानी फ्यूचर का अनसर्टेन है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है भी और नहीं भी, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर कंसिडरेशन भी इंक्लूड है। समझना एक एग्जांपल। अरे भाई एक्स वाई से एग्रीमेंट करता है कि जेड अपनी शादी ए से करेगी। चलो एक एग्जांपल, जैसे ए और बी दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि सलमान खान की शादी होगी या नहीं होगी। क्या सलमान खान की शादी होना नहीं होना अभी अनसर्टेन है? वो शादी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है क्या? और दोनों के एग्रीमेंट के अंदर बीच में मनी इन्वॉल्व कर दी। ए ने बी को बोला कि अगर सलमान खान शादी करता है तो मैं आपको 5,000 दूंगा, अगर नहीं करता तो बी ए को 5,000 देगा। अब बताओ, पूरा दिमाग लगा के देखना, क्या ए और बी 2 पार्टी हो गई? ए और बी ने जिस टॉपिक के बारे में एग्रीमेंट किया है, क्या वो सर्टेन है या अभी तक अनसर्टेन है? अभी तक अनसर्टेन है। क्या वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? यस, दोनों बातें हैं। क्या इसमें मनी भी इन्वॉल्व है? यस, मनी भी इन्वॉल्व है। ऐसे एग्रीमेंट को कौन सा एग्रीमेंट बोला जाएगा? वेगरिंग एग्रीमेंट। एक और एग्जाम्पल, इलेक्शन आ रहा है नेक्स्ट ईयर। इलेक्शन में 2 बंदे शर्त लगाते हैं, क्या मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या अभी ये सर्टेन है अनसर्टेन है? अनसर्टेन है। दोनों ने कंसिडरेशन में शर्त भी लगा ली और मनी भी इन्वॉल्व हो गई। क्या वो बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते? क्या दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है? यस। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि बेटा फ्यूचर का हो, जो कि आज की तारीख में अनसर्टेन है, जो पूरा हो भी सकता है और पूरा नहीं भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है? कंडीशन पे। ऐसा एग्रीमेंट कहलाता है वेगरिंग एग्रीमेंट। आगे वेगरिंग एग्रीमेंट के इफेक्ट क्या होंगे? वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है बट इलीगल नहीं होता। वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड क्यों बना? क्योंकि वेगरिंग एग्रीमेंट ऐसा है जो अनसर्टेन इवेंट है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वेगरिंग एग्रीमेंट ही वॉइड होगा, पर इलीगल नहीं है यार। आप मोदी जी के इलेक्शन पे शर्त लगा रहे हो, सलमान खान की शादी पे शर्त लगा रहे हो, गलत काम थोड़ा कर रहे हो आप, इलीगल नहीं है, ठीक है। आगे गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये इलीगल है, ध्यान रखना। गुजरात और महाराष्ट्र याद करना, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर इलीगल है, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होता है ना, तो अगर एक पार्टी जीत भी जाती है तो दूसरी पार्टी पे पैसों के लिए केस नहीं कर सकती। केस कब कर सकती है? जब वो इवेंट हो जाने के बाद अगर दोनों पार्टी आपस में फ्रेश एग्रीमेंट और कर लेती है, तो फ्रेश एग्रीमेंट करने के बाद एक पार्टी दूसरी पार्टी पे केस कर सकती है। पर जब तक फ्रेश एग्रीमेंट दोनों पार्टी के बीच में नहीं हुआ है, ऐसा अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट माना जाएगा। क्या वेगरिंग एग्रीमेंट क्लियर? आगे कोलेटरल ट्रांजेक्शन। कोलेटरल ये भी आपको आता है, कोलेटरल ट्रांजेक्शन पढ़ना। So a wagering agreement is void, but the transaction collateral to wagering are not void। देखो वेगरिंग एग्रीमेंट void है,
लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट में रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो वॉइड नहीं होगा। जैसे मनी लेंड फॉर द प्रॉमिस ऑफ गैम्बलिंग और पेइंग ए गैम्बलिंग डेप्ट even if advance with the knowledge of its purpose with the money is required can be recovered. However, it may be noted that collateral transaction related to illegal agreement are illegal and void. अब समझना देखो ध्यान से कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है कोलेटरल ट्रांजेक्शन कि एक रूल ध्यान रखना, सिर्फ एक रूल ध्यान रखना, बहुत तसल्ली से आराम से सुनना। देखो लो बहुत इजी है, बस समझने की बारी है। आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जो कि इलीगल था, उसके अंदर आपने पैसा भी दे दिया, एग्रीमेंट ही इलीगल था। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट पर्पस का, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वाला, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, प्रॉपर्टी या पर्सन को नुकसान पहुंचाने वाला। तो आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से इलीगल था, उस एग्रीमेंट के अंदर आपने पैसा भी लगा दिया। अब बाद में जाके वो दूसरी पार्टी आपको पैसा देने से मना करे, क्या आप पैसा रिकवर कर सकते हो? नहीं। तो इलीगल ट्रांजेक्शन के साथ किया गया इलीगल ट्रांजेक्शन के अंदर जो मनी इन्वॉल्व होती है उसको रिकवर करने का कोई राइट नहीं होता, वो स्टार्टिंग से क्या मानी जाएगी? इलीगल। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट के अंदर, जैसे वेगरिंग एग्रीमेंट के अंदर, क्या वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है? और वॉइड के अंदर आपको पता है नल एंड वॉइड की कंडीशन आती है। वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं क्या दोनों पार्टी अपनी नील पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसा दिया भी है तो दूसरी पार्टी को पैसा रिकवर करने का राइट है। तो इलीगल एग्रीमेंट के अंदर आप अपनी मनी रिकवर नहीं कर सकते हो, लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट के अंदर एग्रीमेंट वॉइड है पर आप अपनी मनी रिकवर कर सकते हो। पढ़ो ट्रांजेक्शन वेगरिंग के या गैम्बलिंग के सिमिलर ट्रांजेक्शन क्या है? जैसे लॉटरी खेलो, क्रॉसवर्ड पजल, अरे मोबाइल में लूडो गेम यार, वो वेगरिंग ही तो है। ओके, केस लो भी दे रखा है पर ये केस लो आपको याद नहीं करना है, ठीक है? आओ नीचे, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला डिफरेंस पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेगरिंग एग्रीमेंट, दोनों का मीनिंग ध्यान से समझना। पहले ही बोला था आपके लो के पेपर पैटर्न के अंदर, लो के पेपर पैटर्न के अंदर एक क्वेश्चन कन्फर्म है, जो कि कौन सा आएगा? एक क्वेश्चन कौन सा आएगा? डिफरेंस का आना ही आना है, 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 का ए डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा। पूरे मॉड्यूल के अंदर केवल 16 डिफरेंस के क्वेश्चन है, याद कर लेना। मुझे पता है ज़्यादा है पर करने तो पड़ेंगे, क्या करें। आ जाओ, इंश्योरेंस और वेगरिंग एग्रीमेंट का डिफरेंस देखो, दोनों आपको आते हैं। वेगरिंग अभी ऊपर पढ़ के आए और इंश्योरेंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, पढ़ के देखो। इंडेमनिटी ऑफ लॉस को रिकवर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इंश्योरेंस। मुझे बताओ इंश्योरेंस कराते ही क्यों है? फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचने के लिए आज अपन कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जबकि वेगरिंग क्या होता है? वेगरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑन अनसर्टेन इवेंट। वेगरिंग एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर किसी अनसर्टेन इवेंट के होने पे, नहीं होने पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करने का प्रॉमिस करती है, वो तो है वेगरिंग एग्रीमेंट। लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस की प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए जो एग्रीमेंट है वो है इंश्योरेंस। कंसिडरेशन क्या दोनों में देना पड़ता है? अरे कंसिडरेशन तो दोनों में देना पड़ता है ना, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर तो कंसिडरेशन काउंट किया जाएगा, लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट के अंदर कोई कंसिडरेशन काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी है। क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है? क्या इंश्योर्ड पार्टी का भी आपके अंदर इंटरेस्ट होगा? अरे LIC जिसने आपका इंश्योरेंस किया है आपकी जान माल के ऊपर, उसका भी खतरा है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो पैसा तो उसको देना है ना। तो आपकी लाइफ के अंदर वो भी इंटरेस्ट रखती नहीं रखती है? यस, इंटरेस्ट रखती है, लेकिन इसके अंदर वेगरिंग एग्रीमेंट के अंदर आपका उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आपने तो केवल एम ही सट्टा लगा लिया। मुझे बताओ, मैंने शर्त लगा ली आपसे, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया मैच जीतेगी, अगर इंडिया मैच जीती तो मैं आपको 5,000 दूंगा। अरे यार, अपना सिर्फ अपने पैसों का लेना देना है। क्या इंडिया वाले को अपन से या पाकिस्तान वाले को अपनी जीत से को लेना देना है? क्या उनको अपनी शर्त से लेना देना है? क्या इंडिया में विराट कोहली मेरी शर्त के लिए खेलेगा कि नहीं यार उन्होंने शर्त लगा रखी, उनके लिए मुझे जीतना है? नहीं, ये अपना एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइड टू द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द लॉस। मुझे एक बात बताओ, जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पैसा कब मिलता है? डेथ के बाद। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कोई भी अगर आप अदर इंश्योरेंस करा रहे हो, क्या उसका पैसा इंडेमनिटी को, जिसने इंश्योरेंस कराया है, क्या उससे लॉस से रिकवर करने के लिए पैसा दिया जाता है? अरे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपका एक्सीडेंट हो गया, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट के अंदर फिक्स अमाउंट पेड की जाती है। मुझे बताओ, इंश्योरेंस में तो जितना आपने पैसा दिया उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट के अंदर जितने की शर्त लगाई उतना ही पैसा मिलेगा। क्या ये वैलिड होता है? यस, इंश्योरेंस वैलिड है, लेकिन आपका वेगरिंग वॉइड है। प्रीमियम
साइंटिफिक और रिस्क को कैलकुलेट करके दिया जाता है, जहाँ जितने रिस्क वहाँ उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम। लेकिन वेगरिंग एग्रीमेंट में ऐसा कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता है। इंश्योरेंस पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है और वेगरिंग तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। आई थिंक अब आपको वेगरिंग एग्रीमेंट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, वेगरिंग एग्रीमेंट क्लियर। एक बार वापस रिवाइज कर दूँ, सुनो सा। वेगरिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि किसी फ्यूचर के अनसर्टेन कंडीशन पर डिपेंड करता है, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है। ऐसा ट्रांजेक्शन वॉइड माना जाता है। क्लियर। आ जाओ अगला 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 कौन सा? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है टू डू और नॉट डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच इवेंट डज और डज नॉट हैपनिंग। एग्जाम्पल पढ़ना, एने गुड सेल किया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बी को, दिस इज कंटेंट कंटीजेंट बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द एक्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ द गुड्स। समझना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट का होना नहीं होना उस दूसरी पार्टी के एक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे आपने सेल और सेल रिटर्न के अंदर आपने गुड्स भेजा, अकाउंट्स के अंदर चैप्टर है ये, ए ने बी को इस कंडीशन पे गुड्स भेजा कि अगर आपको पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं पसंद आ जाए तो रिजेक्ट कर देना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? बी की एक्सेप्टेंस पे। तो कोई भी ऐसा इवेंट, किसी भी ऐसे इवेंट के होने नहीं होने पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है? नहीं, ये किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, लड़की के चाचा लड़के को बोलते हैं कि भाई शादी के अंदर हम आपको स्विफ्ट डिज़ायर कार गिफ्ट करेंगे। चलो साहब, दहेज है, गिफ्ट कर रहे हैं, स्विफ्ट डिज़ायर कार गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गिफ्ट मिलेगा कब? किस इवेंट पे डिपेंड करता है कि गिफ्ट मिलेगा? शादी करने पे मिलेगा या बिना शादी करे ही कार मिल जाएगी आपको? शादी करने के बाद ही आपको दहेज मिलेगा। तो किसी इवेंट के होने नहीं होने पे डिपेंड कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, रूल रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या रूल है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जिसको कैन नॉट पॉसिबल, सॉरी एग्जाम्पल ही पढ़ो यार, इससे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल पढ़ो, ए मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल ए हॉर्स टू बी at a specified price. If C to whom the horse has been offered refuse to buy it, the contract cannot be enforceable by law unless and until C refuse to buy the horse. If C buy, the contract become void. In this example, the condition precedent on the happening of which would arise the liability of the promise of A. कुछ समझ में नहीं आया? ओके, देखो एक घोड़ा था सी का एक घोड़ा था। उस घोड़े को बेचने का प्रॉमिस ए ने कर दिया और क्या बोला बी को कि मैं आपको स्पेसिफिक प्राइस पे वो घोड़ा दिलाऊंगा। अब बताओ साहब, घोड़ा तो सी का है, बेचने का प्रॉमिस ए कर रहा है, बी को कर रहा है, स्पेसिफिक प्राइस पे कर रहा है। अब पर इस कंडीशन में ये तो है तो कंटिजेंट कैसे? सी हाँ करेगा तभी तो बेच पाएगा। किस इवेंट पे डिपेंड करता है? सी के हाँ करने पे और स्पेसिफिक प्राइस पे। अब सोचो सी मना ही कर देवे, मुझे तो देना ही नहीं है, क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है? नहीं। दूसरा, कोई ऐसा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के नहीं होने पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल देखो, ए ने बी को कुछ मनी पेमेंट करने का प्रॉमिस किया, किस बात पे? कि कोई शिप जो कि अभी गई है वो वापस लौट के कभी नहीं आएगी। भाई जैसे कोई शिप जा रही है, या चलो इसको एक ऐसे एग्जांपल लो कि अपन गली में बैठे थे, दो फ्रेंड बैठे थे, ए और बी। गली में से अचानक से तेज बाइक पे कोई बंदा निकला। अपन उसको देख के शर्त लगाते हैं कि गली के नुक्कड़ तक जाते जाते इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब वो गली क्रॉस कर जाता है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा? नहीं, ख़त्म। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम पीरियड का था? उसके एक्सीडेंट का, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड एक्सपायर, कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट एक्सपायर, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ध्यान से समझना, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दो बातों पर डिपेंड करता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के हैपनिंग पर डिपेंड करता है, तो जब वो इवेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी इवेंट के नॉट हैपनिंग पर डिपेंड करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा होगा जब वो इवेंट पूरा ना हो। तीसरा, अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी टाइम पीरियड में पूरा किया जा सकता है। जैसे टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। एग्जांपल, ए ने बी को मनी देने का प्रॉमिस किया। अगर बी किससे शादी कर ले? सी से। लेकिन ऐसे प्रॉमिस को पूरा होने से पहले सी ऑलरेडी डी से शादी कर चुका है। क्या अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है? नेवर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा नहीं हो सकता। चौथा, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि कोई शिप जी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न होकर आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का कब पूरा किया जा सकता है? जब वो शिप विद इन 1 ईयर लौट के आ जाए। अगर वो टाइम पीरियड में लौट के नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता।
चलो इसको मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ यार वापस, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, समझना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 31 याद करो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद करो तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि सेक्शन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। आ जाए याद हो तो लिखना, नहीं हो तो रहने देना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि किसी इवेंट के होने नहीं होने पर डिपेंड करता है। अब एक डाउट आता है कि सर डिफरेंस क्या है वेगरिंग और कंटीजेंट में? अरे वेगरिंग के अंदर जो इवेंट है ना, वो इवेंट अनसर्टेन है, और यहाँ जो इवेंट है वो सर्टेन है, पर उस इवेंट के होने नहीं होने पे डिपेंड करता है वो एग्रीमेंट कौन सा कहलाएगा, कंटीजेंट एग्रीमेंट या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल, ए ने बी को कुछ गुड सेल किया, सेल और रिटर्न बेसिस पे। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा, बी की एक्सेप्टेंस पे, कि अगर बी की एक्सेप्टेंस हो गई तो सेल बन गया, और बी ने रिजेक्ट कर दिया तो गुड्स रिटर्न आ जाएगा। क्या क्या रूल होता है इसके रिगार्डिंग? अगर आपने कोई ऐसे कंडीशन के ऊपर इवेंट किया है जिसके होने पे, किसी कंडीशन के इवेंट के पॉसिबल होने पे अगर आपने इवेंट कोई एग्रीमेंट किया है, तो ऐसा एग्रीमेंट तभी पूरा किया जा सकता है जब वो इवेंट एक्चुअली में कंप्लीट हो जाए। दूसरा, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के नहीं होने पे एग्रीमेंट किया है, तो वो एग्रीमेंट तभी पूरा होगा जब वो इवेंट पूरा ना हो। जैसे एक एग्जांपल, आपने कोई काम पूरा करने के रिगार्डिंग एग्रीमेंट किया कि नहीं ये होना चाहिए या ये होगा फ्यूचर में, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा माना जाएगा जब वो फ्यूचर में वो इवेंट हो। जैसे ए ने बी को बोला कि सी तुझे अपना घोड़ा बेचेगा, बेचेगा ही बेचेगा, होने पे है ना, होने पे ना, ये तो नहीं बोला ना कि नहीं बेचेगा, होने पे है। तो अब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा हो माना जाएगा, जब सी एक्चुअली में बी को अपना हॉर्स बेच देगा। दूसरा, अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि नहीं होने पे डिपेंड करता है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के नहीं होने पे डिपेंड करता है, जैसे मैं शर्त लगाऊं कि ये काम तो आज होगा ही नहीं, तो अब मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा, जब वो काम हकीकत में नहीं हो। अरे काम अगर हो गया तब तो मेरी तो बात ही खत्म हो गई ना। ऐसे जैसे मैं आज शर्त लगाऊं कि आज पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ही नहीं, बारिश आएगी, ड्रॉ होगा, तो अब मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा, जब हकीकत में बारिश आए और मैच ड्रॉ हो। लेकिन अगर मैच हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा कैसे होगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पॉइंट कहना चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो किसी इवेंट के होने नहीं होने पे उसका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल, ए ने बी को बोला कि बी की शादी सी से ही होगी, आज के 4 साल पहले बोला, अभी तक बी भी अनमेरिड है, सी भी अनमेरिड है, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। लेकिन जैसे ही सी ने डी से शादी कर ली, क्या अब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चौथा, आपने कोई ऐसे इवेंट के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का था, तो जब तक वो टाइम पीरियड चल रहा है तब तक कॉन्ट्रैक्ट है, और टाइम पीरियड के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। एग्जांपल, ए ने बी को बोला कि सी से तेरी शादी 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ओनली 3 मंथ तक वैलिड्स है। आफ्टर 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक अनवैलिड हो जाएगा। किसी इम्पॉसिबल इवेंट के पूरा होने नहीं होने पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्टिंग से क्या माना जाता है, वॉइड। अरे यार इम्पॉसिबल काम कभी पूरा हो सकता है क्या? नहीं। इसी रिगार्डिंग यहाँ तक आपका पूरा क्या क्या पढ़ा अभी अपन ने, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव, वॉइड एग्रीमेंट, आपका वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट और आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक यहाँ तक का समझ में आया होगा। एक बार ऑफिस ढंग से सुन लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। ओके।